नंबर थर्ड है हमारे पास। लेक्चर 2 में हमने बेसिक सी प्रैक्टिस से की थी, उसी को थोड़ा सा रिपीट करवाऊंगा इसमें मैं, बिकॉज़ काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको किसी को समझ आया है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है। बट अच्छा है कि उन्होंने प्रैक्टिस की है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, अच्छा किया है। बट कुछ चीज़ें जो कमियां हैं तो वो पूरी करनी है। लास्ट टाइम हमने इस फोल्डर पे काम किया था वेब वाले में, इसमें सब कुछ बना हुआ पड़ा है, तो मैं ये फोल्डर डिलीट करने लगा हूँ, मैं अगेन न्यू काम करने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने लगा हूँ, एक नया फोल्डर बनाया मैंने और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे रख लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम चेंज कर लेते हैं हम। कभी भी कैपिटल लेटर आपने यूज़ नहीं करना किसी भी जगह पे। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, वहाँ पे आप याद कर लीजिएगा उसको, या वैसे दिमाग में बिठा लीजिएगा। प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर अपने नाम लिख लेना है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, आप लोग अपना लिख लीजिएगा या किसी भी कंपनी का लिख लीजिएगा। मैंने अपना लिखा है, आप लोग अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, सेम एज स्मॉल लेटर्स, नो स्पेस, नो एनीथिंग, नो स्पेशल करेक्टर, जस्ट लेटर्स। ठीक है, हाँ इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो कि यार आप क्या नाम है, अल्फ़ाबेट्स तो आप यूज़ कर ही रहे हो, साथ में न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हो, वो भी स्पेस वगैरह या स्पेशल करेक्टर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। ये पहला जो इसका रूल है, इससे इसी तरीके से यूज़ करें। इस फोल्डर को आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मैं थोड़ा सा स्पीडली काम करूँगा, बिकॉज आपने ये लेक्चर जो है हम कल ले चुके हैं, इस वजह से इसको स्पीडली काम करूँगा। सबसे पहला फोल्डर यहाँ पे बनाना है आपने CSS का, स्मॉल लेटर्स में बनाना है। उसके बाद दूसरा फोल्डर है JS का। उसके बाद जो है यहाँ पर IMGS का एक फ़ोल्डर बनता है। उसके बाद जो है फ़ॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर बनता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आइकन्स का बनता है। उसके बाद जो है वीडियो का फ़ोल्डर बनता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऑडियो का फ़ोल्डर बनाते हैं। होप्स उस 6-7 जो है फ़ोल्डर्स थे वो हमने सारे बना लिए। इन फ़ोल्डर्स को बनाने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इनको व्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए कि यहाँ पे कितने फ़ोल्डर्स बनाए। ये फोल्डर्स बनाने हैं। फोल्डर्स बनाने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे देखें नोटपैड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल आपने ओपन कर लेनी है, डायरेक्ट ऐसे ही जैसे आपने बनाई है ऐसे एज इट इज़ ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने इसकी फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव एज करना है। सेव एज पे जाने के बाद आपने क्या करना है, पहली फाइल आपने बनानी है index.html की। index.html मैंने यहाँ पे लिखा है। HTML क्या है, उसकी एक्सटेंशन है, बिकॉज हम HTML की फाइल बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारे पास हमेशा पहले नंबर पे वही ऑप्शन आता है जो हम इंडेक्स पे काम करते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, ये मैं हमने बना लिया। लोकेशन चेंज नहीं करनी, जहाँ पर आपने ये नोटपैड की फाइल बनाई हुई है उसी जगह पे ऑटोमेटिकली जाके उसको सेव कर देगा। सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे क्रोम की फाइल बन के आ गई है। किसी के पास क्रोम की आएगी, फायरफॉक्स की आएगी, किसी के पास ओपेरा की आएगी, या किसी के पास जो है यूसी ब्राउज़र या ईच एंड एवरीथिंग या माइक्रोसॉफ्ट एज जो भी यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से उसी का आएगा। अगर मैक वगैरह यूज़ करे तो उसके पास सफारी का बना हुआ आइकन आ जाता है, उसको वो अगर क्रोम यूज़ करे तो क्रोम भी आ सकता है। तो यहाँ पे पहली फाइल बन गई। इसी नोटपैड फाइल के थ्रू हमने 2 फाइल्स और बनानी है। दूसरी फाइल कौन सी है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेव एज पे जाना है। सेव एज पे जाने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर लिखना है आपने style.css। ठीक है, style.css दैट मीन्स कैट का स्टाइल शीट बनाने लगे। यहाँ पे स्टाइल शीट के लिए हमें यहाँ पे सेव करना है। सेव करके यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे स्टाइल शीट भी बन गई है। सेम एज थर्ड फाइल भी इसी फाइल के थ्रू जनरेट करनी है। आपने फाइल में जाना है, सेव एज जाना है, यहाँ पे लिखना है आपने script.js, जस्ट js.js। ठीक है, ओके। ये हमारे पास थर्ड फाइल भी क्रिएट होगी। तो नोटपैड वाली फाइल जो अभी ओपन है इसको क्लोज कर देंगे, और ये जो हमने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल बनाई थी इसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है, CSS की फाइल उठानी है आपने, उठा के लगा देनी है CSS में, और JS की फाइल उठानी है और ये फोल्डर के JS में ड्रैग कर देनी है आपने। ये हमारे पास प्रॉपर पहला लेक्चर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ये जस्ट आप लोगों का जो आपको 5 बार आपने बनानी थी असाइनमेंट वो है। लेक्चर के लास्ट पे आप लोगों को असाइनमेंट सेंड करना भी तरीका बता दूंगा। ओके, ये पहला फोल्डर हो गया हमारे पास। यहाँ पे इसी फाइल को आपने ओपन कर लेना नोटपैड++ पे। index.html फाइल को मैंने ओपन किया नोटपैड++ पे, और इसी फाइल को आपने क्रोम पे भी ओपन कर लेना है, ताकि हम नोटपैड++ पे जो है अपना कोड लिखते जाएंगे और क्रोम पे हम जो अपनी आउटपुट लेते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ पे आके आपने डिक्लेयर करना है डॉक टाइप HTML। फर्स्ट लाइन में आपने इसको बताना है कि हम HTML का एक डॉक्यूमेंट जो है वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब है डिक्लेयर करना यहाँ पर। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML लिखना है। अब ये एक लाइन लिखी हुई जाती है, मैंने लास्ट टाइम लाइन बताया था कि ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इसका
मकसद क्या है असल में, ये आपका एक तो पहली लाइन ये है डिफाइन कर रहा है कि आप HTML का डॉक्यूमेंट डिफाइन करने जा रहे हो, डिक्लेयर करने जा रहे हो कि यहाँ पे सारा कुछ जैसे नीचे जितना भी काम होगा सारा HTML का ही काम होगा। दूसरे नंबर पे ये जो बता रहा है ये आपको एक यूनिक आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हो। इस टाइम HTML की वर्जन जो चल रही है 5 चल रही है, तो इसलिए हम जो है ये लाइन लगाते हैं। इसके बाद जो है फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है HTML का टैग स्टार्ट किया, साथ ही आपने HTML का टैग क्लोज भी कर देना है। इसमें थोड़े से एंटर लगा लें ताकि इसके अंदर हम और मज़ीद काम कर सकें। अब देखें ये HTML जो है असल में कोड इसके अंदर आने, ये सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है कि एक डॉक टाइप HTML हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। ओके, सो दूसरे नंबर पे आप क्या कर रहे हैं काम, यहाँ पे HTML का टैग स्टार्ट किया, साथ ही आपने क्लोज कर लिया। इसके अंदर आके आपने क्या करना है, यहाँ पे देना है हेड का टैग और साथ ही आपने हेड के टैग को क्लोज भी कर देना है। ठीक है, अब हेड के टैग के अंदर आ जाना है। इसके अंदर आके आपने देना है टाइटल, और टाइटल क्या देना है, जिस बंदे की वेबसाइट है या जिस बंदे के नाम की वेबसाइट है या जिस कंपनी के नाम की वेबसाइट है उसके हिसाब से आप दे देंगे। मैं यहाँ पे अपना नाम दे दूंगा, आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा, डोंट वरी, जो भी देना चाहे दे सकते हैं आप। ओके, सो उसके बाद हेड के नीचे, ठीक है, हेड से बाहर आके इसके नीचे आके आपने यहाँ पे लगा देना बॉडी का टैग। बॉडी का टैग स्टार्ट करना और नीचे जाके जहाँ पे HTML का टैग क्लोज है वहाँ पे जाके आपने बॉडी के टैग को क्लोज कर देना है। देखें एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, जो टैग आपने स्टार्ट करना है अपनी आदत बनानी है कि साथ ही अपने टैग को क्लोज करना है। अगर आप टैग क्लोज नहीं करते हैं तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, सेम फिर ये प्रॉब्लम होगा कि ऊपर वाला तो आपने लिख लिया, नीचे वाला आपका उड़ गया ना। सो इसमें अगर एक भी टैग आपका मिसिंग हुआ तो आपको पूरा कोड एरर कंसीडर में जाएगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो हर चीज़ जो है आपने अपनी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करनी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रैक्टिस की थी, तो आज का फर्स्ट लेक्चर हमारा, सॉरी थर्ड लेक्चर है हमारा। तो इस लेक्चर में हमने क्या करना है, इस लेक्चर में हमने मज़ीद थोड़े से और जो टैग्स हैं उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं और हेडिंग 1 है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट भी कुछ इसी तरह से ही लिख देता हूँ, हेडिंग 1 सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया, जस्ट उस फाइल को ओपन किया हुआ, तो यहाँ पे देखें index.html और खाली खाली आ रहा है। इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा अब आप देखें ऊपर वो मेरा टाइटल नाम जो मैंने लिखा था वो भी लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे देखें हेडिंग 1 भी आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मे भी हो सकता है आप लोगों में से कोई मोबाइल पे हो तो उसको ईजिली नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हेडिंग 1 मैंने टाइप किया है। तो अगर कंट्रोल यू करके देखें तो हमारे पास ये देखें वही कोड आ रहा है जो हमने यहाँ पे नोटपैड पे लिखा था। तो हमें कंफर्म होता है कि हम वाकई सही फाइल पे काम कर रहे हैं। तो इसको आपने दस्ती क्लोज कर देना, ये जस्ट देखने के लिए होता है, यहाँ पे एडिट वगैरह का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे हेडिंग 1 है, आपके पास हेडिंग के कुछ टैग्स होते हैं। जैसे हम MS वर्ड पे या किसी भी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना होता है, वहाँ पे हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, तो हम उनके हिसाब से उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह करके सेटिंग वगैरह करते हैं। कुछ सब हेडिंग्स होती हैं, कुछ मेन हेडिंग होती है, कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती जा रही होती हैं। तो यहाँ पे क्या काम करता हूँ, H1 है हमारे पास। तो HTML में क्या देता है, HTML हमें कुछ हेडिंग्स बनी बनाई दे देता है। तो आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में हेडिंग्स बनी बनाई दे दी है, उनमें से आप कोई भी यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H1 था, सेम एज इसको मैं यहाँ पर एक और बना लेता हूँ H2। H2 में मैं कंटेंट लिख लेता हूँ, हेडिंग 2 है मेरे पास। सेव करके इसको रिफ्रेश करूँगा। अब आप यहाँ पे देखें तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है उससे, बिकॉज H1 इज़ द बिगेस्ट हेडिंग इन HTML एंड द H2 इज़ द सेकेंड नंबर ऑफ द बिगेस्ट सेकेंड बिगेस्ट हेडिंग ऑफ इन HTML, आप ये कह सकते हो। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है H3 और इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ हेडिंग 3। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखें अब ये हेडिंग 2 से भी थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, सेम एज यहाँ पर मैं हेडिंग 4 लूँगा, फिर मैं हेडिंग 5 लूँगा, फिर मैं हेडिंग 6 लूँगा। तो हेडिंग 6 तक जो है हमारा काम पूरा हो जाता है। तो मैं हेडिंग 4 ले रहा हूँ यहाँ पर, H4 और यहाँ पर मैं हेडिंग 4 लिख लूँगा। मैं एक बार सारे लिख लूँगा ताकि फिर एक ही बार जाके वहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, टाइम बचाते हैं। यहाँ पर हेडिंग 5 लिख लिया मैंने और इसके अंदर कंटेंट जो है वो लिखना है अपनी तरह से। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग
6। सेव करें, चेक करें, बस 6 ही हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, बिकॉज छठी जो हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना छोटा है कि उसके बाद फिर वैसे ही पैराग्राफ शुरू हो जाता है हमारे पास। अच्छा, अब HTML के टैग के अंदर लिखने का तरीकाकार क्या है, आपने H1 जो है ये स्टार्ट किया और साथ ही आपने H1 यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज होता है स्लैश के साथ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से ले यहाँ पे मेरी हेडिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके मेरी हेडिंग क्लोज हो गई है। तो अब क्या है सीन यहाँ पे, इनके दरमियान में जो भी आपने लिखा है जस्ट आपको वही शो होगा, बिकॉज ये आपका आउटपुट है। बाकी जितना भी है ये सब कोड का हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी लिखा है मैंने, ये लेस देन ग्रेटर देन के अंदर इनको टैग्स कहते हैं। ये टैग्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये कोड का हिस्सा है। और ये सारा काम जितना भी अब आपने करना है बॉडी के अंदर करना है, बॉडी से बाहर नहीं करना। क्रोम क्या काम करता है ये देखिए, मैं ये सब कुछ उठाता हूँ यहाँ से, ये मैंने यहाँ से कट किया और ये HTML से भी बाहर जाकर मैं लिख के आया। सेव करके रिफ़्रेश करूँगा, देखें रिफ़्रेश किया मैंने यहाँ पे, ये वहीं पे वहीं स्टिल खड़ी हैं। क्रोम क्या करता है, क्रोम का काम है कि जस्ट आपको वो आउटपुट दे रहा है। उसको नहीं पता है आप पीछे एरर करके हो या कुछ करके, ये आपको खुद फाइंड करना है कि एरर क्यों है, कहाँ पे है, कैसे है। तो आपने कोड जो है अपनी हिसाब से और बिल्कुल जो है परफेक्ट लिखना है, मिस्टेक नहीं करनी इसमें। अगर एक भी मिस्टेक हुई, इसका काम है जस्ट आउटपुट देना। प्रॉब्लम तब आता है जब हम साइट को लाइव करते हैं, लाइव करके आप गूगल पे लाइव करते हो तो वो क्या करता है, वो फिर आपके सारे कोड को चेक करता है कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर कोई बग शक या कोई एरर होता है तो वो आपको बताता है कि आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम है, वो आप पहले सेट करेंगे, फिर जो आपके साइट जाके लाइव होगा। तो उसका प्रोसीजर होता है वो लंबा खाता, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कहीं देखेंगे सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर 6 हेडिंग्स है मेरे पास। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर भी कोई भी हेडिंग जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती हो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे एक P टैग है। P टैग क्या काम करता है, पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, H फॉर हेडिंग्स होती हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू द H1 2 3 4 5 6। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराग्राफ का टैग P का टैग मैंने स्टार्ट किया, साथ ही मैंने P का टैग क्लोज कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखें यहाँ पे पैराग्राफ भी आ गए। असल में इसको एक्चुअल साइज़ पे लेके जाता हूँ तो ये इसका एक्चुअल साइज़ है, 6 हेडिंग्स और एक पैराग्राफ। इसको अगर मैं जूम कर लूँगा तो जूम करने पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है जूम करके दिखा रहा हूँ। ये 6 हेडिंग्स है आपके पास और आपके पास आ गया एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कहीं पे आपको मेन हेडिंग चाहिए, कहीं पे सब हेडिंग चाहिए, कहीं से उससे भी सब हेडिंग चाहिए, उससे भी छोटी चाहिए, उससे भी छोटी या उससे भी छोटी, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से जो भी कोई भी आप टैग यूज़ करके H1 से H6 तक आप अपनी हेडिंग दें। हेडिंग के बाद आप उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखें, जैसे कि बुक्स के अंदर अक्सर लिखा हुआ होता है। एक मेन हेडिंग होती है, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स पॉइंट्स बने हुए होते हैं, उसके नीचे फिर सब पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट्स होते हैं। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास 6 हेडिंग्स हो गई हैं और पैराग्राफ भी हो गया है। ओके, अब हमारे पास सबसे पहला पोर्शन HTML के अंदर मैं जो है इसके टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करवाऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। सेम एज़ उसी तरह से फिर हम CSS में जब जाएंगे तो टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ये सारे टैग्स आ रहे हैं। तो मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और लाइन, एक और मैं यहाँ पर टैग यूज़ करता हूँ, HR का टैग यूज़ करता हूँ। HR का क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या काम करता है, देखें यहाँ पे P का जो एक टैग लिखा मैंने इस तरह से, P का टैग को मैंने क्लोज किया तो इस तरह से किया। जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, सेल्फ क्लोजिंग जो टैग होता है उसका कैसे किया जाता है, जैसे मैंने ये लिखा है उसी के अंदर ही स्पेस डाल के उसको फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज किया जाता है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब HR का क्या काम है, HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल रो। इसको सेव करता हूँ। सेव करके जब मैं क्रोम पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखिएगा यहाँ पे नीचे देखें तो नीचे एक लाइन ड्रा हो गई है, ठीक है। एक लाइन ड्रा, इसको डिवीजन कह सकते हैं या डिवाइड करने के लिए काम आती है। ये देखिए ये एक लाइन ड्रा हुई हुई है यहाँ पे। तो मैंने ये सिर्फ एक पार्टीशन की है। तो अब क्या काम करता हूँ मैं, इससे नेक्स्ट काम करूँगा। नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स में अक्सर लिखा हुआ होता है कि H1 है,
यहाँ पे आप लिख लोगे मेन हेडिंग है ये मेरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं H3 यूज़ कर लूँगा या H4 यूज़ कर लूँगा, और H4 को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सब हेडिंग है ये मेरे पास, और इससे नीचे मैं पैराग्राफ लिख लूँगा। मैं पैराग्राफ जो है कॉपी पेस्ट करूँगा, आप लोगों ने कोशिश करना है तो उससे लिखना है ताकि आप लोगों की टाइपिंग स्पीड बढ़े, और नहीं तो कॉपी पेस्ट पे लगे रहे तो आप लोगों को कख समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ से पैराग्राफ जो है कॉपी कर लेता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है खुद से लिखना है प्लीज़, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ कॉपी कर लिया। अब देखें ये मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास देखें ये मेन हेडिंग आ गई, सब हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ आ गया फिर से, ठीक है। अब मैं इसी पोर्शन को अगेन से जो है वो करता हूँ, बल्कि नहीं H4 तक करता हूँ। ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देखें मेरे पास एक सब हेडिंग और आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है हेडिंग पैराग्राफ कर सकते हैं। तो जो भी आपने यूज़ करना कर सकते हैं। अब आते हैं मेन काम की तरफ कि मैंने ये हेडिंग पैराग्राफ तो दे लिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हेडिंग यूज़ करनी कर सकते हैं आप लोग। अब आ जाते हैं मेन, पहला टॉपिक है हमारे पास HTML के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या काम करती है, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। आप लोगों ने अगर MS वर्ड वगैरह किया हुआ तो उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, देखा होगा काफ़ी चीज़ें वहाँ पे टेक्स्ट वगैरह को चेंज वगैरह करने के काम आती हैं। तो यहाँ पर मैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर पहले कुछ चीज़ें लिखूँगा, फिर इस वाले पैराग्राफ के अंदर कुछ चीज़ें लिखूँगा। तो आप डिपेंड करता है आप पे, आप अपने हिसाब से कोई भी एक पैराग्राफ लिख लीजिएगा, इतना कि लिखिएगा कि जिसके अंदर अच्छा खासा मटेरियल हो, ताकि आप उसके अंदर अभी जो टैग करवाने लगूँ ये सारे के सारे आप प्रैक्टिस कर सकें। ओके, सो इस पूरे पैराग्राफ में कुछ एरिया मुझे बोल्ड चाहिए है। इस वाले पूरे पैराग्राफ में कुछ एरिया मुझे बोल्ड चाहिए है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जितना एरिया मुझे बोल्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल इतना एरिया मुझे बोल्ड चाहिए, तो इतने एरिया के इर्द गिर्द मैं B का टैग लगाऊंगा। B का टैग मैंने स्टार्ट किया और उतने ही एरिया के बाद जाके मैंने यहाँ पे B का टैग क्लोज कर दिया। अब सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब आप देखें जितने एरिया के इर्द गिर्द मैंने B का टैग लगाया उतने एरिया को उसने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब अगेन और काम करता हूँ। अब मैंने बोल्ड तो कर लिया, इसी का एक और अल्टरनेट भी टैग होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं इतना एरिया और बोल्ड करना चाह रहा हूँ तो मैं वो और टैग के थ्रू करूँगा। हर चीज़ के दो दो टैग होते हैं, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में है, बाकी अदरवाइज एक ही टैग है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रॉन्ग का एक टैग है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पर ला के इसको स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पे अगली जो लाइन है उसने इसको भी बोल्ड कर दिया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क कोई नहीं है, दोनों का काम सेम है, बस B जल्दी लिखा जाता है, स्ट्रॉन्ग लेट लिखा जाता है। इनमें एक और भी फ़र्क ये है कि B HTML4 वर्जन का है और स्ट्रॉन्ग HTML5 वर्जन का है। तो ज़्यादातर लेटेस्ट वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं तो लेटेस्ट टैग यूज़ करेंगे, जो ओल्ड वर्जन के टैग्स हैं उनको हम यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है और काम स्पीडली करना है तो आपको ये लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, B वाला टैग जल्दी लिखा जाता है। ज़्यादातर लोग B का टैग यूज़ करते हैं, उससे कुछ कम लोग जो हैं वो ये यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग का। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। दोनों इसलिए बता दिए जो आपको आसान लगे, जो आपको याद करने में आसानी हो, प्रैक्टिस करने में आसानी हो, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों को पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टैग और B टैग दोनों क्या काम करते हैं, बोल्ड का काम करते हैं। सेम एज इस तरह से मेरे पास कुछ इटैलिक टैग होता है, तो यहाँ पर मैं I का टैग यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने I का टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे आके मैं I के टैग को क्लोज कर दूँगा। सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। अब आप देखें, गौर करें तो ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया है उसने, इटैलिक कर दिया है, ठीक है। उस टेक्स्ट को उसने इटैलिक कर दिया है। सेम एज इसका भी एक अल्टरनेट होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मैं इतने एरिया को फिर से करता हूँ आके, यहाँ पे टैग आ जाता है EM का टैग स्टार्ट किया और इतने एरिया में जाके मैंने EM का टैग को क्लोज कर दिया। सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखें ये वाला एरिया इतना इटैलिक हुआ हुआ है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है ये भी इटैलिक हुआ हुआ है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन, बोल्ड कर लिया हमने, इटैलिक भी कर लिया। नेक्स्ट आया तो हमारे पास अंडरलाइन करने का। अब इसमें भी फ़र्क बता देता हूँ। I टैग जो है HTML4 का है, EM टैग जो है ये हमारे पास HTML5 का है। सो इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको ईजी लगे, आसान लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन का। अंडरलाइन के लिए हम U का टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे आके U के टैग को क्लोज कर देते हैं। तो
ये यू का टैग क्लोज किया, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखिए जितने टेक्स्ट के इर्द गिर्द हमने यू का टैग को यूज़ किया था, उतने टेक्स्ट के इर्द गिर्द हमारे पास क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया वो एरिया। ठीक है, दोस्तों यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका भी एक अल्टरनेट होता है आई एन एस का टैग होता है, वो हम यूज़ करते हैं। और मैं इसको इतने एरिया में आके जो है आई एन एस को क्लोज कर दूंगा। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इतना एरिया उसने अंडरलाइन कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ गया, मुझे लग रहा है बढ़ गया बिकॉज मैंने क्लोज नहीं किया था। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ इसको, अब आप देखें उतना एरिया मेरा उसने जो है अंडरलाइन कर दिया है। तो हमारे पास ये भी दो दो टैग हैं हमारे पास, आई एन एस का और यू का। यू HTML4 का है और आई एन एस हमारे पास HTML5 वर्जन का है। तो ये हमने अभी तक जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग किए हैं। इसके बाद फिर से मैं कुछ और टैग इस वाले पैराग्राफ में आके टेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर कुछ एरिया मैंने लिखा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं डेल करना चाह रहा हूँ। डेल मीन्स के उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आके मैं एक डेल का टैग मैंने स्टार्ट किया और डेल का टैग ही मैंने साथ ही क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ करने के बाद मैं इसको आके रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप देखिए नीचे वाले पैराग्राफ पे अगर गौर करें तो उतने एरिया को उसने डेल कर दिया है। डेल मीन्स के लिखा हुआ है लेकिन ये टेक्स्ट नहीं है। इसको ओवरलाइन कह सकते हैं, थ्रू लाइन कह सकते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर उसने ओवरलाइन या थ्रू लाइन लगा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन इसके भी दो टैग होते हैं, ये अक्सर जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका भी दूसरा टैग जो है, दूसरा टैग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्राइक टैग। ठीक है, स्ट्राइक का टैग मैंने स्टार्ट किया और इतने एरिया में जाके मैंने स्ट्राइक का टैग जो है क्लोज कर दिया। सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। अब आप देखें इतना एरिया इसने भी क्लोज कर दिया। तो डेल का टैग जो है वो HTML4 का है और स्ट्राइक टैग जो है HTML5 का है। दोनों बता दिए, दोनों में से आपको जो ईजी लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही आने चाहिए हैं। आपसे यहाँ तक समझ आ गया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और टैग आ जाता है, अक्सर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं यहाँ पर, मार्क का टैग। तो मार्क का टैग ही मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे और इतने एरिया में आके मैंने मार्क का टैग क्लोज कर दिया। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो मार्क टैग क्या काम करता है, मार्क का टैग उतने ही टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है जितना आपको टेक्स्ट हाईलाइट चाहिए है। तो इसका जो है अल्टरनेट टैग और नहीं है, ये सिंगल खुद ही अकेला टैग है। और ये HTML4 में भी यूज़ हुआ है, 3 में, 2 में, 1 में और 5 में भी साथ ही यूज़ हो रहा है। तो इसका अल्टरनेट टैग नहीं है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमारे पास होप्सो एक और टैग आते हैं, दो टैग और आते हैं। यहाँ पर एक टैग आता है स्मॉल का टैग स्टार्ट किया मैंने और इतने एरिया में आके मैंने स्मॉल का टैग जो है क्लोज कर दिया। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें कुछ एरिया, ये देखें ये टेक्स्ट सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन जिसके वजह से मैंने स्मॉल टैग लगाया था वो क्या काम कर रहा है अब यहाँ पे, वो थोड़ा सा खुद को स्मॉल कर गया, लाइक टेक्स्ट फॉन्ट साइज उसका थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक जो है टैग बिग का भी होता है, बिग टैग होता है, यहाँ से आके यहाँ पे बिग टैग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखें उतना एरिया उसने ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बिग कर दिया है। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक और टैग बता देता हूँ यहाँ पे, बहुत मज़े का होता है। MARQUE मार्की टैग स्टार्ट किया और MARQUE मार्की टैग मैंने साथ ही क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़, आप कुछ भी लिख लें भाई, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना हो टेक्स्ट लिखेंगे आप। सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका जैसे न्यूज़ पट्टी चल रही होती है सेम एज उसी की तरह वर्क करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप टीवी पे या कहीं पे भी देखते हैं नीचे एक पट्टी सी चल रही होती है, तो सेम एज ये उसकी तरह वर्क करता है। ये ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद दोबारा आ जाएगा। इसकी डायरेक्शंस चेंज होती हैं, स्पीड्स चेंज होती हैं, स्टेप्स बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट फिलहाल हमने इन टैग्स को समझना है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ सारे टैग्स का, जिसको समझ में ना आया वो समझ सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने 6 हेडिंग के टैग यूज़ किए हैं, उसके बाद एक पैराग्राफ का यूज़ किया है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आ जाएँ वर्ड के अंदर, तो मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ टैग लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, मैं दिस इज़ ये लिख के इसका फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाता जाऊँगा, फिर इसको मैं बोल्ड करूँगा तो ये मेरी हेडिंग हो गई। ठीक है, उसके नीचे फिर मैंने कुछ लिखा एक पैराग्राफ, तो इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कम करता जाऊँगा और बोर्ड हटा दूँगा तो ये मेरा पैराग्राफ बन गया। तो यहाँ पे मुझे बनाना पड़ जाता है, सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे HTML के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें बना के देता है, H1 H2 H3
6 हेडिंग्स देता है जो आपकी रिक्वायरमेंट जहाँ पे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक पैराग्राफ बना के दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ के अंदर फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने करनी होती हैं, जैसे MS वर्ड के अंदर आ जाएं तो मैं अगेन यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा, इस टेक्स्ट को अगर मैंने बोल्ड करना है सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करूँ तो ये देखिए बोल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अंडरलाइन इटैलिक करना है तो ये भी, ये देखिए अंडरलाइन भी हो रहा है, इटैलिक भी हो रहा है, यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो सेम एज यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमें बनी बनाई चीज़ें मिल रही है तो हमें कोड के थ्रू सारा कुछ करना पड़ रहा है। बोल्ड के 2 टैग बताए हैं, HTML4 का B टैग है, HTML5 का स्ट्रॉन्ग टैग है, दोनों सेम करते हैं, जो आपने यूज़ करना वो कर सकते हैं। इटैलिक के लिए 2 टैग बताए हैं, एक आई का टैग बताया, एक EM का टैग बताया, दोनों यूज़ होते हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए 2 टैग यूज़ होते हैं, U और INS का, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो भी कर सकते हैं, आने दोनों चाहिए। डेल का और स्ट्राइक का टैग इसको जो है डेल करने के लिए काम आता है, ओवरलाइन थ्रो लाइन लगाने के लिए काम आता है। मार्क का टैग है, मार्क का एक ही टैग है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कलर शलर चेंज करने के लिए हम CSS जब करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे सारी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद लास्ट पे एक हमने किया उसके बाद हमने किया स्मॉल का टैग, किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल करना हो आप स्मॉल कर सकते हैं, बिग करना हो तो बिग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने लास्ट पे एक टैग किया मार्की टैग, जिसमें एक पट्टी टाइप जो है चलती जा रही है। ये है, लेक्चर एंड होने वाला है, तो लेक्चर के एंड पे जो है असाइनमेंट बताया, तो असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने कम से कम, बहुत ही ईजी सा असाइनमेंट होगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा बड़ी असाइनमेंट नहीं है। आपने क्या करना है, 6 हेडिंग्स है तो हर हेडिंग के साथ एक पैराग्राफ लिखना है, और पैराग्राफ कम से कम 20 से 30 सेंटेंसेस का होगा, और खुद से टाइप किया हुआ होगा, गूगल टाइप नहीं होगा प्लीज़, गूगल से कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं करना प्लीज़। तो ये हर हेडिंग के साथ आपने जो है एक पैराग्राफ लिखना है 20 से 30 सेंटेंसेस का, और हर पैराग्राफ के अंदर किसी जगह पे कुछ बोल्ड होगा, किसी जगह पे कुछ इटैलिक होगा, कुछ अंडरलाइन होगा। कई बुक्स में देख लीजिए, बुक्स में इस तरह के टॉपिक्स वगैरह बने होते हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BSc किसी भी क्लास की बुक उठा के वहाँ से आप चीज़ें यूज़ कर लीजिएगा, वहाँ से आसानी हो जाएगी, ठीक है। कुछ एरिया अंडरलाइन हुआ होगा हर पैराग्राफ के अंदर, कुछ डिलीट हुआ होगा, कुछ स्ट्राइक किया होगा, कुछ मार्क किया हुआ होगा, और किसी किसी जगह पे आपने जो है ये पट्टी चलानी है, और किसी किसी जगह, और हर हेडिंग और हर पैराग्राफ के बाद ये आपने डिवाइडर लाजमी लगाना है HR का, जो मैंने बताया हुआ। तो मैं बता देता हूँ HR को मल्टी टाइम आपने यूज़ करना, तो यहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप ये यहाँ पे आएंगे तो सेव पेस्ट करके सेव करके रिफ्रेश करेंगे, आप देखें इन दोनों के दरमियान भी एक लाइन सी आ गई है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। इतना ज़्यादा हैवी लेक्चर नहीं है, बिल्कुल मुनासिब से मैंने लेक्चर दिया है। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ रहते हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आज करने बैठे तो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। आज का लेक्चर हुआ एंड, बाकी जो है डिस्कशन हम जारी करते हैं।